Good morning 11th class. Welcome you in today's class. So today we are going to start a new chapter, Landscape of the Soul, from your book Hornbill. Okay, and this is your fourth chapter. As already 3 chapters we have covered, now it is fourth chapter. This is a story of ancient time paintings. How in ancient time painters are doing the painting, what type of. And here is a comparison of Chinese painting and American paintings. How both are contrary, totally contrast with each other. One in ancient time, in Chinese, what type of painting was being done, and in American, what type of painting is being done. So we will go through. This extract highlights the basis of art, Chinese and Europe. मैंने बताया Chinese और European painting. These present a steady in contrast. दोनों के में क्या विरोधाभास था दोनों के पेंटिंग में, उसके बारे में ये चैप्टर है. The Chinese paintings are not as realistic and perfect as European painting. ये चाइनीज पेंटिंग जो है उतनी रियलिस्टिक, वास्तविक नहीं होती थी जितनी कि यूरोपियन पेंटिंग्स हुआ करती थी. A classical Chinese landscape does not produce the actual view. It can be entered from any point. आप उसमें किसी भी पॉइंट से अंदर एंटर हो सकते हो. The viewers is free to travel up and down. He was to participate in it both physically and mentally. यानी चाइनीज पेंटिंग्स में पेंटिंग जो पेंटर है वो दोनों तरह से उसमें एंटर होता था, फिजिकली और दूसरा मेंटली. The scenery is an inner one. An emperor could rule over his big conquered territory, but only an artist could enter it. कि एक राजा जो है उस अपने राज्य पर वो उसका अधिकार हो सकता है, अपने राज्य के ऊपर जो है वो जो चाहे उसके ऊपर कर सकता है, वो जीता हुआ होता है. लेकिन जो पेंटिंग है उसके ऊपर सिर्फ किसका अधिकार है? पेंटर का. उस पेंटिंग में बिना पेंटर की परमिशन के जो एम्परर है, किंग है, वो एंटर नहीं कर सकता. जबकि पेंटर जो आर्टिस्ट है वो उसमें किसी भी टाइम एंट्री कर सकता है. In European art, the viewer has to borrow the eye of a painter to look at landscape. यानी यूरोपियन जो पेंटिंग्स थी उसमें आपको किसकी लेनी होती थी? पेंटर की ही आँख से आप उस दृश्य को समझ सकते थे, यानी उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे वो देख रहा है उसी तरह से आप देख के वो चीज़ उसमें आपको समझ में आएगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में नहीं आएगी. The sense creates an illusion of likeness with reality. इसलिए जो सीन था वो क्या क्रिएट करता था? इल्यूजन. इल्यूजन होता है भ्रम, कि आपको ऐसा भ्रम होगा कि यहाँ पर ये है, जबकि वो वहाँ पर वास्तविक रूप से नहीं होगा. लेकिन आपको भ्रम लगेगा कि यहाँ पर मछली है, जबकि वो मछली वहाँ पर नहीं होगी. ये इसका कहने का मतलब ये है. और बिल्कुल वैसा ही लगेगा लाइकनेस. फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे दिस आइडिया हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड थ्रू स्टोरीज. कहानियों में इस आइडिया को अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है. जो उनके बारे में प्राचीन जो कहानियाँ हैं उनमें अच्छे से उसके बारे में एंड जो किया हुआ है, क्या किया हुआ है? अच्छे से उसके बारे में कहानियों में बताया गया है. ए वंडर The lesson also explain the word landscape and concept of शेंशुई. शेंशुई के बारे में जानते हैं ना? क्या एक चाइनीज मान्यता है कि उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने घर का वास्तु या ये सब अपने बारे में लाइफ होती है तो उसे कहते हैं शेंशुई. It is that there is view land stands of vertical and masculine mountains. इस तरह से यहाँ पर क्या करें कि एक वंडरफुल टेल इज टोल्ड अबाउट द चाइनीज पेंटर कौन? ह्यू डोजी.
थियोडोसी के द्वारा एक अच्छी खासी कहानी सुनाई गई। हु लिव इन द 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी में रहता था। ही वॉज इंगेज बाय द एम्परर टू पेंट ऑन पैलेस वॉल। उसे कहा गया राजा ने कि मेरे महल की एक दीवार को आप पेंट करो, ठीक। इट वॉज द पेंटर्स लास्ट पेंटिंग, और ये उस पेंटर की लास्ट पेंटिंग थी। इसके बाद उसने कोई पेंटिंग नहीं की थी, यह आखिरी पेंटिंग थी उसकी। क्यों? ही हैड हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन विच ओनली द एम्परर कुड सी। उसने अपने उस सीन को या उस दीवार में पेंटिंग है उसको छुपा के रखा कर्टेन से, और कहा कि इसे कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ राजा देखेगा। जब राजा देखने आएगा तभी इसको खोला जाएगा, उससे पहले कोई और नहीं देख सकता। तो द एम्परर एडमायर्ड द सीन ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन, वाटरफॉल एंड क्लाउड्स, ह्यूमन ऑन हिली पाथ्स एंड बर्ड्स इन द स्काई। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है कि एक प्राकृतिक दृश्य को उभारना, बनाना, उसे बोलते हैं लैंडस्केप। कहीं आप माउंटेन पर जाते हैं हिली तो आपको सुंदर लैंडस्केप दिखाई देते हैं, आकाश और धरती जगह मिलती हुई नजर आएगी, रेड कलर ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, झरने होंगे, तो ये सब प्राकृतिक जो दृश्य हैं इनको लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक। तो उसने भी अपनी जो पेंटिंग बनाई थी उसमें ये सारी चीज़ें बनाई थी। क्या? नदियाँ, हिल, क्लाउड, माउंटेन्स, है ना, ये सारी चीज़ें उसने उसमें बनाई थी। अब क्या क्या कह रहे हैं in the cave at the foot of the mountain, in the cave, उसी पे एक गुफा बनाई हुई है उसने पहाड़ के नीचे। in the cave in the foot of the mountain the painter said leave the spirit, और उसने कहा कि यहाँ पर इस केव में एक आत्मा रहती है। इसको बताया राजा जब उस पेंटिंग को देखने आया, राजा को जब वो कर्टन हटा के पेंटिंग दिखाई, कहा कि इसमें क्या रहती है? स्पिरिट रहती है। ही क्लैप्ड हिज हैंड एंड द केव डोर ओपन, उसने अपनी ताली बजाई और ताली बजाते ही जो गुफा उसने क्रिएट की थी वहाँ पर दीवार पर, उसका दरवाजा खुल जाता है। यानी वो ऐसा नहीं लग रहा दीवार है, वो एक नेचुरल बिल्कुल सीन लग रहा है कि सारी चीज़ें वहाँ पे जंगल है, उसमें फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, वो गुफा दिखाई दे रही है माउंटेन के नीचे। तो कह रहे कि उसने जैसे ही उसमें बजाया तो क्या हुआ? उसका जो है दरवाजा खुल गया। द इनसाइड वॉज नो लेस स्प्लेंडेड, और इसके अंदर भी कोई कम सुंदरता, स्प्लेंडेड बोलते हैं बहुत ही सुंदर, ग्रैंड, जो चीज़ सुंदर हो, बहुत अत्यधिक सुंदर हो, इसको बोलते हैं। तो कह रहे अंदर का दृश्य भी बहुत भव्य था, जो गुफा के दरवाजा खुलने में दिखाई दे रहा था। और फिर उसने कहा कि he entered the cave with the emperor following him, उसने पेंटर ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। दीवार में जो गुफा बनी हुई थी उसका दरवाजा खुला था, पेंटर ने कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। बट बिफोर द एम्परर कुड मूव, तो पेंटर तो उसके अंदर चला गया, लेकिन इससे पहले कि एम्परर उसके अंदर एंट्री लेता, द डोर वॉज क्लोज्ड, जो गुफा का दरवाजा था वो बंद हो जाता है। ए फेम, और इस तरह से the entrance to the cave closed, even the painting on the wall also disappeared, और जैसे ही वो पेंटर उसके अंदर एंटर होता है, वो दीवार पे जो पेंटिंग बनी हुई थी वो भी गायब, कुछ नहीं था, आप सिर्फ वैसी प्लेन दीवार थी जैसे लैंडस्केप बनाने से पहले थी, जैसे पेंटिंग बनाने से पहले थी। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद उस आर्टिस्ट को जिसने वो पेंटिंग बनाई थी, जो उस गुफा के अंदर गया था, उसको भी कभी दोबारा पृथ्वी पर नहीं देखा गया, यानी वो भी गायब। तो ये क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो थी वो किसके बारे में बता रही थी? चाइनीज़ पेंटिंग जो थी उसके बारे में बताई गई। सच स्टोरीज आर कॉमन इन चाइनीज बुक्स रिटन बाय ग्रेट फिलोसफर लाइक कन्फ्यूशियस और जुआंगी जो हैं वो फेमस चाइनीज फिलोसफर हुए हैं। दे रिवील द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड इन एंशियंट चाइना, उन्होंने उसको खोल के रख दिया कि पुराने एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में चाइना में जैसा कि आर्ट को समझा जाता था। Contrast this story to a representative Western painting. A famous painter of Flanders would not draw the eye of a dragon he had painted. अब इसके विपरीत जो यूरोपियन पेंटिंग थी, वहाँ पर फ्लैंडर एक फेमस जो है एक कंट्री है, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उसने जो है किसने, पेंटर ने, एक फेमस पेंटर ने फ्लैंडर्स में क्या बनाई, एक पेंटिंग बनाई ड्रैगन की, लेकिन उसके ऊपर उसकी आँख नहीं बनाई थी उसने,
आँख नहीं बनाई, हैड ड्रैगन, ही हैड पेंटिंग, ही हैड ए फियर, क्यों नहीं बनाई थी? वो इतनी रियलिस्टिक होती थी उनकी पेंटिंग, उसे लगता था कि अगर वो ड्रैगन की आँख बना देगा तो ड्रैगन वहाँ से उड़ के चला जाएगा। अभी तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, रास्ता ही नहीं दिखाई देगा तो ड्रैगन उड़े कैसे? ड्रैगन जो बनाया करेगा, अगर उन्होंने इसकी आँख बना दी तो ड्रैगन वहाँ से उड़ के चला जाएगा, इसलिए उसने उसकी आँख नहीं बनाई थी। देयर इज ए थर्ड स्टोरी ऑफ द 15th सेंचुरी एंट्रूप। वहीं पर एक और स्टोरी कही जाती है एंट्रूप की कि ए ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मिस्ट्री, एक ब्लैक स्मिथ लुहार था, क्विंटन मिस्ट्री जिसका नाम था, फेल इन लव विद ए पेंटर, उसको जो है एक आर्टिस्ट, एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। द फादर रिजेक्टेड हिज सूट बिकॉज ऑफ हिज लो प्रोफेशन, लेकिन पेंटर ने उन दोनों के उसको प्यार को स्वीकार नहीं किया कि नहीं नहीं तुम एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कौन था? लुहार था, यानी बहुत ही उसका जो प्रोफेशन था आर्टिस्ट के जो स्टेटस था उससे बहुत नीचा था। वो किसको क्या बताएगा कि तुम्हारी मेरी बेटी की शादी किससे हुई है? लुहार से हुई है, तो इसलिए उसने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उनका मैच। So Quentin one day got into the studio and painted a fly on his latest canvas. तो इसलिए वो जो था उसने पेंटिंग सीखी और एक दिन वो उसके स्टूडियो में गया। किसके स्टूडियो में? जो पेंटर था जिसकी वो बेटी थी उसके स्टूडियो में गया और वहाँ पर उसने एक कैनवास पर एक क्या बना दी? फ्लाई। फ्लाई इसको बोलते हैं मक्खी। एक मक्खी बना दी उसने वहीं पर कैनवास के ऊपर, जो कैनवास लगे हुए जिनकी पेंटिंग होती है उस पर एक मक्खी बना दी। इट लुक सो रियलिस्टिक दैट द पेंटर ट्राइड टू ड्राइव इट अवे। अब जब वो आर्टिस्ट, वो पेंटर यानी उस लड़की का फादर जब वहाँ आया तो वो मक्खी इतनी रियल लग रही थी बिल्कुल कि ये सचमुच बैठी है, वो उसको उड़ाने लगा वहाँ से, ये सोचे कि सचमुच में ये मक्खी बैठी हुई है और ड्राइव इट अवे। देन ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन। जब वो नहीं उड़ी तब उसने हाथ लगा के देखा, तब उसकी समझ में आया कि वास्तविकता क्या है, ये इसने पेंटिंग बनाई है। ही एक्सेप्टेड क्विंटन एज हिज अप्रेंटिस, फिर उसने उसको अपने यहाँ सिखाने के लिए राजी हो गया कि ठीक है तुम मेरे स्टूडियो में रोज आया करो और मैं तुम्हें पेंटिंग सिखाऊंगा। इस तरह से क्विंटन मैरिड हिज बिलवेड एंड बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। उसको सीखने के बाद उसने उसकी पेंटिंग सिखा दी तो वो इतना फेमस, इतना परफेक्ट पेंटर आर्टिस्ट बन गया कि उसका चारों तरफ नाम हो गया और उसकी उससे शादी भी कर दी गई। ठीक, तो टू स्टोरी शो व्हाट ईच ऑफ आर्ट ट्राइड टू अचीव। अब ये दोनों कहानियों से हमें समझ में आता था आया है कि दोनों तरह की आर्ट, यूरोपियन और चाइनीज आर्ट किस तरह की आर्ट थी और वो क्या अचीव करना चाहती थी। The Europe art excelled in creating perfect likeness। जो यूरोपियन पेंटिंग थी वो किस तरह की थी कि वो इतनी वास्तविक बना देती थी चीज़ों को कि दूसरे वाले को इल्यूजन हो जाता था कि ये वास्तव में वही है जो दिखाई दे रहा है, पेंटिंग नहीं है। कि मक्खी बनाई तो ऐसे लग रही है कि वो मक्खी ही बैठी हुई है, वो उसको उड़ा रहे हैं, ये था। और जबकि जो उसमें उनकी यहाँ से इन एशिया द आर्ट प्रेजेंटेड द इनर लाइफ एंड स्पिरिट। और एशिया में जो आर्ट था यानी इसके विपरीत, यूरोप के विपरीत एशिया में क्या था आर्ट का? उनका था कि द प्रेजेंटेड द इनर लाइफ एंड, वो आंतरिक आत्मिक ना जो इनर लाइफ है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है उसको दिखाने की कोशिश करते थे। कि उसने पेंटिंग बनाई और कहा कि अब देखो इसके अंदर एक स्पिरिट बैठी है और तुम भी चलो और मैं भी चलता हूँ, उसके पीछे गया तो पेंटिंग का यानी स्पिरिचुअलिटी है ना, इसके अंदर उन्होंने दिखाने की कोशिश करी, स्पिरिट जिसको बोलते हैं वो दिखाने की करी। तो इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर एडमायर्स द आउटर अपीयरेंस बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। वो उसकी तारीफ करता है जो उसको पेंटिंग दिखाई दे रही है, लेकिन आर्टिस्ट जो है वास्तव में उसकी पेंटिंग का मतलब क्या है ये समझाता है उस केव के अंदर जाकर और उस पेंटिंग को भी गायब करता है। ठीक, जबकि दूसरी जो थी द एम्परर मे रूल ओवर द कंक्वर्ड लैंड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। यानी कोई भी राजा अपने राज्य के ऊपर, अपने किंगडम जहाँ तक उसकी सीमा है उसके राज्य की, वो वहाँ तक सब कुछ जीत सकता है, सब कुछ उसका है, सबके ऊपर उसका अधिकार है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन जो पेंटिंग है उस पर सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट का अधिकार हो सकता है, किसी एम्पर का अधिकार नहीं हो सकता। ये जो है उसने एशियन आर्ट में दिखाने की कोशिश करी। ठीक, अब बाकी का जो चैप्टर है वो हम कल करेंगे।
कल अपनी बुक्स में से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं उनको अंडरलाइन करके डिक्शनरी से कंसल्ट करके ऐड लिखेंगे अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन आंसर सारे जो अब तक के होते हैं जो मैंने भेजे हैं आपको उनको नोटबुक में लिखेंगे। एंड डेली यू विल सेंड 5 नोटबुक्स इस सीरीज में। फर्स्ट डे आई आस्क्ड 1 to 5, सेकेंड डे आई आस्क्ड 6 to 10 एंड टुडे 11 to 15 रोल नंबर की नोटबुक्स मेरे पास चेक होने के आए हैं। मैं सबके टिक मार कर रही हूँ, जिनकी नहीं होगी तो उनके स्कूल खुलते ही फिर पता है क्या होगा। पता है ना आपको, एक वीक के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। और अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ तो डेफिनेटली यू विल हैव टू सफर फॉर इट। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।